हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज है हमारी पॉलिटिक एमसीक्यू सीरीज़ टॉपिक वाइज की क्लास नंबर 27 और आज की क्लास का हमारा है टॉपिक नंबर 13 का पार्ट नंबर 4। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला क्वेश्चन है, लोकसभा सदस्यों के निर्योग्यताओं से संबंधित प्रश्नों पर निर्णय कौन करता है। ऑप्शन नंबर ए लोकसभा अध्यक्ष, ऑप्शन नंबर बी प्रधानमंत्री, ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रपति, ऑप्शन नंबर डी संसदीय मामलों के मंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। लोकसभा सदस्यों की निर्योग्यता से संबंधित मामलों के प्रश्नों का निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसे लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। प्रधानमंत्री, विरोधी दल के नेता, शासक दल के मुख्य सचेतक या लोकसभा अध्यक्ष को। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा अध्यक्ष को लोकसभा का अभिरक्षक कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के अध्यक्ष को कौन चुनता है। राष्ट्रपति, लोकसभा के अध्यक्ष, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य या संसद के सदस्य। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, लोकसभा के अध्यक्ष को लोकसभा के सदस्यों के द्वारा ही चुना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अस्थायी लोकसभा अध्यक्ष यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का अधिकार किसे है, की नियुक्ति कौन करता है। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, निवर्तमान लोकसभा अध्यक्ष या निर्वाचन आयोग। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, प्रोटेम स्पीकर यानी कि अस्थायी अध्यक्ष की नियुक्ति का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है और राष्ट्रपति संविधान के अनुच्छेद 95 सब क्लॉज 1 के अनुसार प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति यानी कि प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 95 के सब क्लॉज 1 में दिया गया है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। उसके बाद है, लोकसभा की बैठक किस प्रकार समाप्त की जाती है। विघटन के द्वारा, सत्रावसान के द्वारा, सत्याग्रह के द्वारा या इनमें से सभी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी तरीकों के द्वारा लोकसभा की बैठक को समाप्त किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा को विघटन कौन कर सकता है। राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोकसभा अध्यक्ष या मंत्रिपरिषद। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति के द्वारा लोकसभा का विघटन या होता है यानी कि राष्ट्रपति लोकसभा का विघटन कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा की सामान्य अवधि बढ़ाई जा सकती है। संसद द्वारा पारित अधिनियम से, उच्चतम न्यायालय के आदेश से, भारत के राष्ट्रपति के आदेश पर या भारत के प्रधानमंत्री के आदेश पर। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, संसद द्वारा पारित अधिनियम से लोकसभा की सामान्य अवधि को बढ़ाया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है, राज्यसभा और लोकसभा की समान शक्तियाँ किस क्षेत्र में हैं, यानी कि इक्वल पावर्स। तो नई अखिल भारतीय सेवाओं की गठित करने के विषय में, संविधान संशोधन के विषय में, सरकार हटाने के विषय में या कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत करने के विषय में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, संविधान संशोधन करने के विषय में राज्यसभा और लोकसभा को समान शक्तियाँ प्राप्त हैं। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा चुनाव में कोई प्रत्याशी अपना जमानत खो देता है यदि उसे प्राप्त नहीं होते 1/5 से कम मत प्राप्त हों या उसे 1/7 से कम मत प्राप्त हों या उसे 1/6 से कम मत प्राप्त हों। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि उसे 1/6 से कम मत प्राप्त होते हैं तो उसकी जमानत राशि को जब्त कर लिया जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कोई वित्तीय बिल प्रस्तावित हो सकता है यदि केवल राज्यसभा में, केवल लोकसभा में, एक साथ दोनों सदनों में या दोनों सदनों के संयुक्त सत्र में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, कोई भी वित्तीय बिल केवल लोकसभा में ही प्रस्तावित हो सकता है। कोई भी वित्तीय बिल केवल लोकसभा में प्रस्तावित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी विशेष दिन में लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं। 15, 20, 25 या कोई सीमा नहीं है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम 20 तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं, 20। उसके बाद है, भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत में सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन सा। लद्दाख, बाड़मेर, कच्छ या लखनऊ। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र लद्दाख है
अगला क्वेश्चन है लोकसभा व राज्यसभा की शक्तियाँ समान है। राष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के संबंध में, राष्ट्रपति के विरुद्ध महाभियोग के संबंध में, या डी उपयुक्त सभी में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी में लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियाँ समान हैं। अगला क्वेश्चन है अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है। लोकसभा में, राज्यसभा में, किसी भी सदन में या इनमें से किसी भी में नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अविश्वास प्रस्ताव को लोकसभा में लाया जाता है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए सीटों का आरक्षण संविधान के किस अनुच्छेद में उपबंधित है। अनुच्छेद 137, अनुच्छेद 16, अनुच्छेद 330 या अनुच्छेद 335। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 330 में अनुसूचित जाति तथा जनजातियों के लिए सीटों के आरक्षण से संबंधित प्रावधान है। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा राज्य लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित करता है। अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि किस राज्य के द्वारा लोकसभा में निर्वाचित किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश, ऑप्शन नंबर बी बिहार, ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश या ऑप्शन नंबर डी महाराष्ट्र। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, मध्य प्रदेश के द्वारा लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के सर्वाधिक प्रतिनिधि निर्वाचित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्नांकित राज्यों में से किस में अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा में स्थान आरक्षित नहीं है। केरल तथा तमिलनाडु, कर्नाटक तथा केरल, तमिलनाडु तथा कर्नाटक या उपरोक्त सभी। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, यानी कि इन राज्यों में से किसी में भी लोकसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए स्थान आरक्षित नहीं है। अगला क्वेश्चन है किस राज्य में लोकसभा में अनुसूचित जाति एवं जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, गोवा या इनमें से सभी। तो इस क्वेश्चन का भी राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, इनमें से सभी। अरुणाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर और गोवा इनमें किसी भी में भी अनुसूचित जाति और जनजातियों के लिए आरक्षण नहीं है। अगला क्वेश्चन है देश का वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र कौन सा है जिसकी सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं। मालदा, शहडोल, चिक्काबल्लापुर या नागौर राजस्थान। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, नागौर राजस्थान वह संसदीय निर्वाचन क्षेत्र है जिसकी संसदीय सीमाएं 9 संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों को स्पर्श करती हैं। अगला क्वेश्चन है किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। प्रथम लोकसभा में सबसे कम, प्रथम लोकसभा, द्वितीय लोकसभा, 5वीं लोकसभा या 6ठी लोकसभा में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 6ठी लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे कम थी। अगला क्वेश्चन है किस लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों के सदस्य संख्या सबसे अधिक थी। 8वीं लोकसभा में, 12वीं में, 13वीं में या 16वीं में। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 16वीं लोकसभा में निर्वाचित महिला सांसदों की संख्या सबसे अधिक। अगला क्वेश्चन है लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव लाने हेतु न्यूनतम सदस्य संख्या कितनी होनी चाहिए। 20, 30, 40 या 50। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, लोकसभा में मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव लाने के लिए न्यूनतम सदस्य संख्या 50 होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन है प्रथम लोकसभा की पहली बैठक कब हुई। 7 मार्च 1952, 13 मई 1952, 22 अक्टूबर 1952 या 16 अगस्त 1952। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 13 मई 1952 को लोकसभा की प्रथम बैठक हुई थी। अगला क्वेश्चन है मंत्रिपरिषद किसके प्रसाद पर्यंत तक कार्य करती रहती है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत तक, लोकसभा, राज्यसभा या प्रधानमंत्री। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मंत्रिपरिषद लोकसभा के प्रसाद पर्यंत तक कार्य करती रहती है। अगला क्वेश्चन है लोकसभा किस प्रकार मंत्रिपरिषद के उत्तरदायित्व को व्यवहारिक रूप प्रदान करती है। ऑप्शन नंबर ए मंत्रिपरिषद के विरुद्ध अविश्वास का प्रस्ताव पारित करके, ऑप्शन नंबर बी मंत्रिपरिषद के किसी सदस्य द्वारा प्रस्तुत किसी प्रस्ताव या विधेयक को अस्वीकार करके, या ऑप्शन नंबर सी मंत्रिपरिषद के किसी मंत्री द्वारा पेश की गई धन की मांग को अस्वीकार करके, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी,
उपयुक्त सभी कथन सत्य हैं जिनके अनुसार लोकसभा मंत्रिपरिषद के उत्तरदायी व्यवहार का रूप प्रदान कर सकती है। अगला क्वेश्चन है, लोकसभा के सुरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में निम्न में से किस वर्ग के लिए नहीं है? अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, पिछड़ा वर्ग या इनमें से कोई नहीं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठकों को भेजा गया विधेयक पारित होना होता है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, कुल सदस्यों के पूर्ण बहुमत से, उपस्थित सदस्यों के 2/3 बहुमत से या उपस्थित सदस्यों के 3/4 बहुमत से। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक द्वारा भेजा गया विधेयक उपस्थित सदस्यों के साधारण बहुमत से पारित होता है। अगला क्वेश्चन है, शून्यकाल क्या है? जब सदन में विपक्ष के प्रस्ताव पर विचार होता है, आराम का समय, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है, या जब लोकसभा में भोजन किया जाता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जब सदन में अति महत्वपूर्ण मामलों पर विचार होता है उसे ही शून्यकाल कहा जाता है। और भारत में शून्यकाल की शुरुआत 1962 में हुई थी। उसके बाद है, एक बल लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है, इसके पास न्यूनतम कितने सांसद लोकसभा सदस्य होने चाहिए? 55, 65, 40 या 100। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, यदि एक बल के पास 55 न्यूनतम सांसद हैं तो वह लोकसभा में विपक्षी दल होने का दावा कर सकता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के अनुसार धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम राज्यसभा में प्रस्तुत किया जाता है, किसी भी सदन में प्रस्तुत किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद में प्रस्तुत किया जाता है या लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धन संबंधी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित लोकसभाओं में से किसने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया? चौथी, 5वीं, 6ठी या 8वीं? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर बी, 5वीं लोकसभा ने 5 वर्षों से अधिक की अवधि तक कार्य किया था। अब हम इस टॉपिक का एक क्विक रिवीजन कर लेते हैं, जैसे कि संसद के 3 अंग होते हैं, राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा। और यदि सदन पूछ ले तो संसद के 2 सदन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा। और अंग पूछ ले तो 3 अंग होते हैं, यानी कि 3 अंगों से मिलकर संसद बनती है, राष्ट्रपति से, लोकसभा से और राज्यसभा से। उसके बाद है, संसद संविधान के अनुच्छेद 79 में बताया गया है कि भारत की एक संसद के बारे में वर्णन, भारत की संसद के बारे में वर्णन, संसद के बारे में प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 79 में किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 80 आर्टिकल 80, इसमें राज्यसभा की संरचना के बारे में, राज्यसभा की संरचना के बारे में वर्णन है। और राज्यसभा को द्वितीय या उच्च सदन भी कहा जाता है, द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है। राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है, 250 अधिकतम सदस्य संख्या। और राज्यसभा में 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं, राष्ट्रपति द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। और राज्यसभा की सदस्यता के लिए
न्यूनतम आयु यानी कि न्यूनतम उम्र 30 वर्ष होनी चाहिए, 30 ईयर्स। उसके बाद है राज्यसभा एक स्थायी सदन है, एक स्थायी सदन है जो कभी भंग नहीं होती, वो यानी कि राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, यह एक स्थायी सदन है, यह कभी भंग नहीं होती है। इसके सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है। राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, किंतु इसके एक तिहाई सदस्य प्रति दूसरे वर्ष यानी कि 2 वर्ष बाद, प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 83 सब क्लॉज 1 में दिया गया है। अनुच्छेद 83 सब क्लॉज 1 में दिया गया है कि राज्यसभा के एक तिहाई सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। उसके बाद आगे है अनुच्छेद 89। इसमें राज्यसभा के सभापति और उपसभापति के बारे में प्रावधान है। राज्यसभा के सभापति एवं उपसभापति के बारे में प्रावधान है। भारत का उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। भारत का उपराष्ट्रपति यानी कि वाइस प्रेसिडेंट, उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है, और राज्यसभा अपने में से ही किसी सदस्य को अपना उपसभापति चुनती है। उसके बाद है अनुच्छेद 90। इसमें उपसभापति के पद का रिक्त होना, पद त्याग और पद से हटाया जाना का प्रावधान है। उपसभापति के पद का रिक्त होना, पद रिक्त होना, पद त्याग करना या उसे पद से हटाया जाना, इस सब का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 90 में दिया गया है। इसमें बताया गया है कि यदि उपसभापति राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता, राज्यसभा का सदस्य नहीं रहता है, तो उसे अपना पद त्यागना होगा। या फिर वह सभापति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र भी दे सकता है। सभापति को संबोधित करके अपना त्याग पत्र के द्वारा अपना पद त्याग करता है। और राज्यसभा के तत्कालीन समस्त सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा उपसभापति को पद से हटाया जा सकता है। परंतु इसकी सूचना उसे कम से कम 14 दिन पहले देनी होगी। उसके बाद अनुच्छेद 92, इसमें दिया गया है जब सभापति या उपसभापति को पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो तो वह पीठासीन नहीं होगा। यानी कि वह
पद परासीन नहीं होगा, पीठासीन नहीं होगा। उसके बाद है अनुच्छेद 249। इसमें बताया गया है कि यदि राज्यसभा उपस्थित तथा मत देने वाले, उपस्थित तथा मत देने वाले 2/3 सदस्यों, 2/3 सदस्यों के बहुमत से प्रस्ताव पारित कर यह घोषित कर देती है कि, यह घोषित कर देती है कि राज्य सूची में उल्लिखित कोई विषय राष्ट्रीय महत्व का है, राष्ट्रीय महत्व का है, तो संसद उस पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। तो संसद उस पर अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है, अस्थायी कानून का निर्माण कर सकती है। और ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता। ऐसा प्रस्ताव 1 वर्ष से अधिक प्रभावी नहीं रहता है। लेकिन यदि राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। लेकिन अगर राज्यसभा चाहे तो हर बार इसे 1 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है। इस सब का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 249 यानी कि 249 में किया गया है। अगला है अनुच्छेद 312, अनुच्छेद 312 312। इसमें केवल राज्यसभा में उपस्थित तथा मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से 2/3 सदस्यों के बहुमत से अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। अखिल भारतीय सेवाओं के सृजन का अधिकार है। अगला है राज्यसभा सदस्य जो प्रधानमंत्री बने। इंदिरा गांधी
HD देवगौड़ा, HD देवगौड़ा, IK गुजराल यानी कि इंद्र कुमार गुजराल, IK गुजराल गुजराल, और डॉक्टर मनमोहन सिंह, मनमोहन सिंह हमारे देश के पहले सिख प्राइम मिनिस्टर भी थे। उसके बाद है राज्यसभा का पहली बार गठन 3 अप्रैल 1952 1952 में हुआ, और राज्यसभा की पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ और पहली बैठक 13 मई 1952 को हुई। उसके बाद है लोकसभा संसद का प्रथम या निम्न सदन है। प्रथम या निम्न सदन, लोकसभा को संसद का प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है। इसकी संरचना के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में 81 में दिया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 93 93। इसमें लोकसभा अपनी पहली बैठक के पश्चात ही अपने 2 सदस्यों को अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनती है। अपना अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के रूप में चुनती है। इसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 93 में दिया गया है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। वर्तमान में इसकी अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, और वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 है। मूल संविधान में लोकसभा सदस्यों की संख्या 500 निर्धारित की गई थी। वर्तमान में इसकी सदस्य संख्या 545 है, और वर्तमान में इसकी अधिकतम सदस्य संख्या 552 हो सकती है। और अनुच्छेद 331 के अनुसार राष्ट्रपति 2 सदस्य आंग्ल भारतीय वर्ग के लोकसभा में मनोनीत कर सकता है। और अनुच्छेद 330 इसमें है लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए 84 स्थान आरक्षित हैं। 84 स्थान 84, तथा अनुसूचित जनजातियों के लिए 47 स्थान आरक्षित हैं। और सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, सबसे अधिक मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली है।
और सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र, सबसे कम मतदाता वाला लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है, लक्षद्वीप है। उसके बाद है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र, सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र लद्दाख है। और क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक दिल्ली है, चांदनी चौक दिल्ली। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र लद्दाख से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र चांदनी चौक है। मतदाता की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा क्षेत्र बाहरी दिल्ली और मतदाता की दृष्टि से सबसे छोटा लोकसभा क्षेत्र लक्षद्वीप है। उसके बाद है प्रधानमंत्री के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को समय से पूर्व भंग किया जा सकता है, लोकसभा को समय से पहले भंग किया जा सकता है और ऐसा अब तक 8 बार किया जा चुका है, और ऐसा अब तक 8 बार किया जा चुका है। यानी कि लोकसभा को समय से पहले भंग 8 बार किया जा चुका है। उसके बाद है अनुच्छेद 100 सब क्लोज 4, अनुच्छेद 100 का सब क्लोज 4। इसमें लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम, लोकसभा की गणपूर्ति या कोरम के बारे में वर्णन दिया गया है कि यह कुल सदस्य का 10वां भाग यानी कि 1/10 होना आवश्यक है, यानी कि 55 सदस्य। दूसरे शब्दों में कहें तो यह 55 सदस्य या होना गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। इस कारण संविधान के अनुच्छेद 100 सब क्लोज 4 में दिया गया है। अनुच्छेद 108 में संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है, संसद की संयुक्त बैठक का प्रावधान है। और अनुच्छेद 118 सब क्लोज 4, अनुच्छेद 118 सब क्लोज 4 में बताया गया है कि संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता, संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है, लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा की जाती है। इसके बाद है अब हम लोकसभा और राज्यसभा में लोकसभा और राज्यसभा के कंपैरिजन करते हैं। लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में है। राज्यसभा की संरचना के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है। राज्यसभा की संरचना के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 80 में है। लोकसभा की संरचना के बारे में वर्णन संविधान के अनुच्छेद 81 में है। लोकसभा को प्रथम या निम्न सदन कहा जाता है।
राज्यसभा को द्वितीय या उच्च सदन कहा जाता है। लोकसभा एक अस्थायी सदन होता है, राज्यसभा एक स्थायी सदन होता है। स्थायी सदन यह भंग हो सकती है, कभी भंग नहीं होती है। उसके बाद है लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा को हाउस ऑफ पीपल कहा जाता है और राज्यसभा को काउंसिल ऑफ स्टेट्स। लोकसभा का गठन 17 अप्रैल 1952 को हुआ था। राज्यसभा का गठन 3 अप्रैल 1952 में हुआ था। उसके बाद है लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 552 हो सकती है, राज्यसभा के अधिकतम सदस्यों की संख्या 250 हो सकती है। वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की संख्या 545 है और वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या 245 है। लोकसभा और राज्यसभा में दोनों में गणपूर्ति कुल सदस्यों का 1/10 भाग होती है। यानी कि अगर लोकसभा की गणपूर्ति सदस्य संख्या पूछे तो 55 सदस्य और राज्यसभा की गणपूर्ति पूछे तो 25 सदस्य गणपूर्ति के लिए आवश्यक है। और लोकसभा तथा राज्यसभा दोनों में सर्वाधिक प्रतिनिधित्व यूपी राज्य से है, उत्तर प्रदेश से। लोकसभा में भी सर्वाधिक सीटें यूपी से हैं 80 और राज्यसभा में भी जो कि है 31। दोनों में यूपी राज्य का ही सबसे ज़्यादा सदस्यों की संख्या है, लोकसभा में भी और राज्यसभा में भी। और इसी के साथ ये टॉपिक खत्म होता है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।